प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत है। हम इन दिनों चल रही पाठों की श्रृंखला, जिसमें नाटक के विकास को समझ रहे हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से आज़ादी के बाद हिंदी रंगमंच और नाटक का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने हिंदी रंगमंच की दिशा और दशा पर विचार किया था और प्रमुख जो संस्थाएं इस काम में लगी हुई है उन पर बातचीत की थी। आज हम स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी नाटक में वस्तु और शिल्प की दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों पर बातचीत करेंगे और उन नाटककारों पर आज का पाठ केंद्रित रहेगा जिन्होंने हिंदी नाटक को अधिक व्यापक, समसामयिक और शैली और शिल्प की दृष्टि से उन्नत बनाया। ऐसे अनेक नाटककार हुए जिन्होंने रंगमंच में भी परिवर्तन किया और साथ ही अपने समकाल को, समकालीन परिस्थितियों को और राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक वातावरण को अपने नाटकों में जगह दी। उनमें मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, अनेक ऐसे नाटककार हुए। उन्हीं का हम आज उनके नाटकों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर जो नाटककार नाट्य रचना में प्रवृत्त हुए, उनमें से जगदीश चंद्र माथुर का महत्वपूर्ण स्थान है। जगदीश चंद्र माथुर ने जो नाटक लिखे उनमें कोणार्क 1951 में लिखा गया, पहला राजा 1969 में लिखा गया, दशरथ नंदन 1974 में लिखा गया। ये सभी नाटक आदर्शोन्मुखी दृष्टि से सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर अपने नाटकों में नए भारत की नई जटिल जीवन अनुभूतियों को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। कोणार्क जो नाटक है इनका, आप जानते हैं कि कोणार्क उड़ीसा में एक सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि इसका जो शिल्पी है, इसका जो शिल्पकार है, उसने स्वयं ही इस मंदिर को तोड़ा था। इसी प्रसंग को ध्यान में रख करके इसका
नाटकीय रूप जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क में प्रस्तुत किया है। कोणार्क नाटक की विशेषता यह है कि इसमें विविध प्रकृति वाले पात्रों की रचना में कोई सरलीकरण नहीं है, बल्कि ये जो पात्र हैं इस नाटक के, वो विशिष्ट नाटकीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं और अपना संश्लिष्ट रूप ग्रहण करते हैं। संश्लिष्ट यानी वो एक खास टाइप और खास सांचे में ढले हुए पात्र नहीं है, बल्कि वो अपनी परिस्थितियों से निर्मित पात्र हैं जो बहुत स्वाभाविक लगते हैं। तो ऐसा ही पात्र इनके नाटक कोणार्क का शिल्पी विशु है। शिल्पी विशु रचना प्रक्रिया के अंतर संघर्षों से ग्रस्त है और उसका अंतर संघर्ष इस नाटक में चरम अवस्था पर तब पहुंचता है जब इसका जो शिल्पकार है कोणार्क मंदिर का, वह स्वयं अपनी रचना का विध्वंस कर देता है। ये इस नाटक की विशेषता है। इसमें एक तरह से प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष उजागर किया गया है। शिल्पी विशु गरीब है और वहाँ का जो शासक है वो क्रूर है। उनके बीच एक संघर्ष चलता है। कलाकार के पास प्रभुसत्ता से लड़ने का हथियार उसकी कला है, तो वह अपना जो गुस्सा है, अपना जो आंतरिक उद्वेग है, उसको अपनी कला में व्यक्त करता है। और इस तरह से शिल्पी विशु का इसमें एक उदात्तीकरण होता है। उदात्तीकरण का मतलब उसका आंतरिक संघर्ष है, वो आंतरिक संघर्ष बाह्य परिवेश के प्रति उसका जो गुस्सा है वो उसकी कला में अभिव्यक्त होता है और वो एक अद्भुत शिल्प की सृष्टि कोणार्क मंदिर के रूप में करता है। लेकिन प्रश्न जब सार्थकता का आता है तो उसके अंदर इतना अंतर्द्वंद चलता है कि वह अपनी ही रचना को नष्ट करके एक संदेश देता है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटकों में पहला राजा जो 1969 में आया, वो ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है, लेकिन इसकी जो कथा है वो वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ जाती है और यह नाटक अर्थ के दो स्तरों पर चलता है और एक समाशक्ति का रूप धारण कर लेता है। अगर शिल्प की दृष्टि से देखें तो पहला राजा में नट और नटी, सूत, मागध और सूत्रधार के जो कथन उपकथन है, उससे नाट्य के कथानक का विकास हुआ है। ये एक प्रकार का नया प्रयोग है। ऐसा ही प्रयोग हमें धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है उसमें भी देखने को मिलता है, जिसमें जो प्रहरी होते हैं उनकी बातचीत बड़ी ही प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक हो जाती है।
जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक है वो कथानक के स्तर पर बहुत ही समसामयिक और ध्वन्यार्थ लिए हुए हैं, लेकिन भाषा, जैसी भाषा उन्होंने कोणार्क में एक तनावपूर्ण भाषा का निर्माण किया, वैसी भाषा उनके अन्य नाटकों में दिखाई नहीं पड़ती है। ये एक शैली के स्तर की कमी है। अगले जो नाटककार हैं वो है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटक जैसे 1958 में आए डॉक्टर और अन्य नाटकों में युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की कतिपय समस्याओं को चित्रित किया है। स्वातंत्र्य भारत में जैसे जैसे परिस्थितियां बदली है, शिक्षा का स्वरूप बदला है, तो सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं और एक व्यक्तित्व के प्रति जो चेतना है, व्यक्ति चेतना, उसका उभार हुआ है और सामाजिक चेतना से उसका संघर्ष बढ़ता गया है। इसी कारण से पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो गई है, जैसे विवाह विच्छेद और स्त्री पुरुष के जो संबंध है उनमें कई तरह के तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो गए हैं। तो ऐसे ही तनावों और संघर्षों की बात उनका नाटक डॉक्टर करता है। इस नाटक में विष्णु प्रभाकर एक ऐसी डॉक्टर का मानसिक संघर्ष प्रस्तुत करते हैं, उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है। यह पात्र डॉक्टर अनिला है, जिसमें भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखलाया गया है। इसमें विष्णु प्रभाकर जी ने फ्राइड के जो मनोविश्लेषणवाद है उसका उपयोग किया है और उससे प्रभावित होकर के नाटक लिखा है। इस नाटक में डॉक्टर अनिला का जो अंतर्द्वंद है, जो आंतरिक तनाव है, वह चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर आधुनिकता से जुड़ जाता है। आधुनिक व्यक्ति मन की जो परिस्थितियां हैं उनसे ये नाटक सामंजस्य स्थापित कर लेता है और यही इस नाटक की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। बात करें अगले नाटककार की, तो वो हैं विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी के कुछ नाटक हैं, जैसे नए हाथ जो 1958 में आया, बर्फ़ की मीनार। ये नाटक, जिनमें नया हाथ जो नाटक है वो जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप उत्पन्न स्थितियों का विश्लेषण करता है, उनको नाटकीय रूप में प्रस्तुत करता है। इसी तरह से बर्फ़ की मीनार ये आधुनिक परिवार की मनस्थितियों का चित्रण करता है। किस प्रकार से हमारी आधुनिक जीवन परिस्थितियां बदली है, लेकिन हमारी जो सोच है वो भी बहुत कुछ सामंती और पितृसत्तात्मक है। इन चीज़ों का चित्रण इनके ये नाटक करते हैं। इनमें से जो नाटक है इनका नया हाथ, ये नाटक स्वतंत्र भारत में जो भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता गया है उस पर भी टिप्पणी करता है। इसका नायक रूढ़ नैतिकता और झूठी मर्यादा का विरोध करता है। इनमें गांधीवादी जीवन दर्शन का बहुत प्रभाव है। इन नाटकों को हम
आदर्शोन्मुखी कह सकते हैं, लेकिन आधुनिकता बोध से ये नहीं जुड़ पाते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नाटककार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल नाट्य जगत से जुड़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों के पात्र कहीं पौराणिक है तो कहीं काल्पनिक, किंतु वे कई बार अपने सामान्य व्यक्तित्व के अतिरिक्त किसी सांकेतिक प्रतीकार्थ का भी संकेत करते हैं। डॉक्टर लाल के प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, रात रानी, दर्पण, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र और मिस्टर अभिमन्यु आदि। इसके अलावा इनके नाटकों में मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सुंदर रस, सूखा सरोवर, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी और कर्फ्यू भी प्रसिद्ध है। इनमें जो अंधा कुआं नाटक है उसमें आधुनिक समाज में जो पारिवारिक स्थितियां हैं बड़ी विडंबनापूर्वक, जिनमें शराबी पति पत्नी पर अत्याचार करते हैं, उसको एक वर्ण्य विषय के रूप में इन्होंने लिया है। दूसरा नाटक है इनका महत्वपूर्ण, वो है मादा कैक्टस। मादा कैक्टस में आधुनिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। आधुनिक समय में किस प्रकार से पारिवारिक संबंध, खास तौर से जो स्त्री और पुरुष का जो दाम्पत्य संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है वो इसमें देखने को मिलता है। इसमें ये देखा जाता है कि प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कैसी नाटकीय स्थितियाँ उत्पन्न होती है, इसको ये नाटक बताता है। इसका जो पात्र है वो एक कलाकार है जिसका नाम अरविंद है, और अरविंद का ये मानना है कि विवाह कला साधना में बाधक है। यानी कला को खोकर विवाह को पाया जा सकता है और विवाह को खोकर कला को पाया जा सकता है। यानी कला व्यर्थ में नहीं मिलती, कला को पाने के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है, और वह कीमत होती है प्रेम या पारिवारिक या पत्नी या विवाह। तो ये जो इसका जो नायक है चित्रकार अरविंद, वो अपनी पत्नी सुजाता को अपनी कला के साधना में बाधक पाता है और उससे तलाक ले लेता है। अब वह ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता है जो उसको कलात्मक प्रेरणा दे, और ऐसी कलात्मक प्रेरणा उसे विश्वविद्यालय की एक प्रवक्ता आनंदा से मिलती है और वह आनंदा से घनिष्ठ मैत्री कर लेता है। यहाँ पर जो मादा कैक्टस है वह नाटक का केंद्रीय प्रतीक है। इस मादा कैक्टस को यहाँ डॉक्टर आनंदा के रूप में चित्रित किया गया है। आनंदा के संपर्क में आने पर ये जो नर कैक्टस है ये सूख जाता है, यानी उसकी कला समाप्त हो जाती है, किंतु वह नहीं सूखती है। ये जो आनंदा होती है वह नहीं सूखती है, और
इस भांति सुजाता के संपर्क में अरविंद सूख जाता है, उसे कोई रचनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती है। वह ऐसी मादा कैक्टस के पास रहना चाहता है जो उसकी विवाहिता न हो। शायद ऐसा करने पर दोनों न सूखें, पर मादा कैक्टस सूख जाती है। यानी आनंदा के फेफड़े का कैंसर हो जाता है। इस संदर्भ में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विवाहित जीवन कला के लिए सचमुच अभिशाप है। फिर भी इसमें शक नहीं है कि इस नाटक के प्रतीक काफ़ी मौजूद हैं, काफ़ी सटीक हैं। वैसे इनका प्रयोग गहरे आंतरिक संघर्ष को नहीं उभार पाता, यह कोरा सैद्धांतिक बनकर रह जाता है। ऐसी टिप्पणी गोपाल राय इस नाटक पर करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको माना है कि ये नाटक यद्यपि इसके प्रतीक बहुत सटीक हैं, परंतु गहरे आंतरिक संघर्ष को ये व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कला और विवाह, इस पर बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। जैसे एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है अभिमान, जो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत फिल्म है। उसमें भी यही संघर्ष दिखाया गया है कि किस तरह से कला और प्रेम का संघर्ष चलता है, वो उसमें दिखाया गया है। इसी तरह से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दाल के नाटकों में सुंदर रस, जो 1959 और सूखा सरोवर आते हैं, ये भी प्रतीकात्मक नाटक है। सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है कि रस चर्म में नहीं है, चर्म सौंदर्य में रस नहीं है, बल्कि कर्म सौंदर्य में रस है, जिसको अपन कहते हैं कि चाम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। यही बात इस नाटक में बताई गई है। दूसरा है सूखा सरोवर। इस सूखे सरोवर नामक नाटक में व्यक्ति समष्टि के लिए आत्म बलिदान करता है। व्यष्टि समष्टि के लिए आत्म बलिदान, खुद का बलिदान कर देता है। इसी तरह से इनका एक अन्य नाटक है रक्त कमल, और एक अन्य और नाटक रात रानी भी है। रात रानी 1962 में आता है, और रात रानी का नायक दोहरे व्यक्तित्व में विश्वास करता है। उसका व्यक्तित्व दोहरा है। एक ही व्यक्ति के अंदर दो तरह के किरदार पाए जाते हैं। यानी ये नाटक अल्टर ईगो की बात करता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक नाटक बन जाता है। इसका जो नायक है वो घर में एक तरह के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है और बाहर उसका व्यक्तित्व दूसरा है। वह परिवार को अलग अलग व्यक्तियों का जमघट मानता है, सामंजस्यपूर्ण इकाई उसे नहीं मानता है। इसकी नायिका का व्यक्तित्व इकहरा है और वह इसी आधार पर सारे संकटों को झेल लेती है। पर नायक का दोहरा व्यक्तित्व केवल बाहरी सुविधा के लिए है, किसी आंतरिक व्यवस्था के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए आधुनिक अर्थ में उसे खंडित व्यक्तित्व का पात्र नहीं माना जा सकता। नायक के सामने न तो कोई नैतिक संघर्ष है और न ही आस्थाओं की टकराहट। ऐसी स्थिति में एक नाटकीय संघर्ष की जो स्थितियां, जैसे मोहन राकेश के आधे अधूरे में खंडित व्यक्तित्व उसमें भी हैं, जैसी नाटकीय स्थितियां उसमें उभर पाती है वैसी इसमें नहीं उभर पाती है, क्योंकि इसमें नैतिक संघर्ष नहीं है। इसी तरह से इनके अन्य नाटक हैं दर्पण। इसमें यह प्रश्न उठाया गया है दर्पण नाटक में कि आज की मूल्यहीन और विघटनात्मक परिस्थितियों में मनुष्य अपनी सार्थकता कहाँ खोजे, वह स्वयं को कहाँ देखे, स्वयं का अर्थ कहाँ खोजे। क्या धर्म में, क्या ईश्वर में, या
इतिहास में या स्वयं में? ये प्रश्न बड़ा ही आधुनिक प्रश्न है और सार्थकता का जो प्रश्न है, सत्य का प्रश्न है, वो इसमें उठाया गया है दर्पण नाटक में। अपना अर्थ कहाँ वो प्राप्त करे, इस बात को इसमें बताया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि डॉक्टर लाल को, लक्ष्मी नारायण लाल को मंची अनुभव है, नए से नए नाटकीय प्रयोगों का ज्ञान है और वे तकनीकी तंत्रों से भी वाकिफ़ है, किंतु बाह्य क्रिया व्यापारों या परिवेशमूलक संघर्षों में वे इतने उलझ जाते हैं कि आंतरिक तनाव तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। यानी मोहन राकेश में जैसा रंगमंच, रंग तकनीक और आधुनिक भावबोध का जैसा सामंजस्य, आधुनिक तनावों का जैसा सामंजस्य मिलता है, वो इनमें नहीं मिलता है। समाट बयानी और सिद्धांत कथन के कारण उनके नाटकों की भाषा रचनात्मकता का स्तर प्राप्त नहीं करती है। उनकी भाषा इतनी संश्लिष्ट नहीं है कि वो पात्रों के मनोस्थितियों का ढंग से प्रदर्शन कर सके। फिर भी उनके बाद के नाटकों में भावी संभावनाएं दिखती है। जैसे उनका सूर्यमुख नाटक जो है, सूर्यमुख नाटक 1968 में आता है। इसमें महाभारत युद्ध के द्वारा द्वारिका के वातावरण पर आधारित नाट्य कथानक लिया गया है और ये शिल्प की दृष्टि से धर्मवीर भारती के अंधा युग से सीधा प्रभावित है। जैसे महाभारत युद्ध के बाद की स्थितियों पर अंधा युग लिखा गया है, उसी तरह से उसके कारणों की पड़ताल अंधा युग करता है। युद्ध क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, उनकी पड़ताल करता है और काफ़ी मनोवैज्ञानिक और आधुनिकता से सीधा संवाद स्थापित करता है। उसी तरह से अंधा ये सूर्यमुख नाटक भी लगभग वैसा ही है। इसी तरह से उनका एक नाटक कलंकी नाटक 1969 में आता है और इसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रश्न को उभारने के लिए एक कल्पित कथानक में कल्कि अवतार के मिथ का प्रयोग किया गया है। कल्कि अवतार जो एक माइथोलॉजिकल पात्र है, उसका उपयोग इसमें किया गया है। इसी तरह से मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू जीवन की संवेदना को लेकर लिखे गए विचारोत्तेजक नाटक है, जो रंगमंच पर अपनी सार्थकता प्रमाणित कर चुके हैं। मिस्टर अभिमन्यु का बहुत अधिक मंचन भी किया गया है। डॉक्टर लाल ने एक काफ़ी लंबी साहित्यिक यात्रा की और 90 के दशक तक वो नाटक लिखते रहे। अपने अंतिम दिनों तक वो नाट्य रचना और रंगमंच में बराबर सक्रिय रहे। संख्या और शिल्पगत विविधता दोनों ही दृष्टि से सक्रियता और सक्षमता हिंदी का कोई अन्य नाटककार प्राप्त नहीं कर पाया। उनके बाद के दिनों के जो नाटक है उनमें नया तमाशा शुरू हो गया नाटक 1983, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 और मन्नू भी है। इन नाटकों में वस्तु और शिल्प दोनों के स्तर पर इतनी विविधता है कि प्रयोगशीलता ही इन नाटकों की केंद्रीय विशेषता नज़र आती है। इनके बाद के नाटकों में मध्यवर्गीय जीवन के मूल्य द्वंद, जो आप जानते हैं कि जो जनरेशन गैप होता है, पिता और पुत्र की जो पीढ़ियों में जनरेशन गैप है, उनके विश्वासों में, राजनीतिक विचारों में और जीवन मूल्यों में जो एक टकराहट होती है, उस पर ये नाटक लिखे गए हैं।
इसी तरह से स्त्री पुरुष संबंधों की समस्याएं, आज के जीवन के आर्थिक व राजनीतिक प्रश्न, जीवन और जगत से संबंध दार्शनिक प्रश्न को नाटककार प्रस्तुत करता है। इसी तरह से एक नाटककार हैं डॉक्टर शंकर शेष। इनका एक और द्रोणाचार्य आधुनिक शिक्षक वर्ग की मनोवृत्तियों का चित्रण करता है और ये नाटक भी बहुत अधिक मंचन किया गया है। एक और द्रोणाचार्य ये नाटक 1977 में आया और इसको विशेष ख्याति मिली। ये आधुनिक शिक्षक वर्ग की जो मनोवृत्ति है, एक शिक्षक का इसमें संघर्ष दिखाया गया है जो कि राज्य सत्ता के प्रभाव में अपने दायित्व से विमुख हो जाते हैं और यह नाटक दोहरे स्तर पर अर्थ अभिव्यंजित करता है और एक प्रतीकात्मकता और तनाव इस नाटक में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वातंत्र्य हिंदी नाटक के विकास में आज हमने कुछ नाटककारों पर बातचीत की। कल हम फिर कुछ अन्य नाटककारों पर बातचीत करने के लिए अगले कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को यही संदेश है कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।